हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे अपना बात करने वाले हैं 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। ठीक है, ये चैप्टर जो अभी चल रहा है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिकी वर्चस्व किस तरीके से उभर कर सामने आता है, क्योंकि सोवियत संघ पहले और दूसरे चैप्टर में हमने देखा, सेकंड चैप्टर में, कि पूरे तरीके से वो खत्म हो चुका है। ठीक है, उसका नामो निशान तक मिट चुका है कि अब सोवियत संघ जैसा कोई राष्ट्र आपको नहीं दिखेगा। हाँ, उत्तराधिकार के रूप में रूस को उसका सारे दायित्व सौंपे गए थे, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सोवियत संघ या वर्तमान रूस। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट सोवियत संघ जैसा आप कोई भी आपको देश, कोई भी राष्ट्र, कोई भी समुदाय नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अमेरिका अभी भी अस्तित्व में है और ये किस तरीके से एक महाशक्ति बन के उभरता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे और यहाँ पे कुछ एक दो कंट्रियों के जो मेन वहाँ पे मेंबर थे उनके हमने एग्जाम्पल लिए थे, जैसा आयशा हो गए, याद्रेई हो गए। तो इन लोगों के अलग अलग राष्ट्र से थे कि क्या कैसे उनका है कि एक को डॉक्टर बनना था लेकिन उनकी इच्छाओं को दबाया जा रहा है, एक को कपड़े पहनने थे बट उनके यहाँ कहा जा रहा है कि भाई आप ऐसा नहीं करोगे। तो किस तरीके से क्या है और वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे और देखेंगे। इसमें ये जो 9/11 की घटना है, आतंकवादी घटना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों के लिए, आप लोगों ने कई बार सुना होगा इसका जिक्र, न्यूज़ वगैरह में आता रहता है कि 9/11 में ऐसा हुआ था। तो क्या हुआ था आखिर 9/11 का, प्लीज़ इसे ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा भी। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कल, जिस दिन वीडियो आया था उस दिन, तो इसके फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था, लेकिन जो क्वेश्चन था नेक्स्ट वाले पार्ट में उसका जो गोपाल जी ने आंसर दिया बिल्कुल राइट है, डीपीएसपी होगा। आज मैं एक क्वेश्चन और दे रही हूँ आपको, बट आज मैं टॉपिक नहीं बताऊंगी आपको। ठीक है, क्योंकि टॉपिक से थोड़ा ना हिंट मिल जाता है आपको कि इसी से रिलेटेड होगा। तो क्वेश्चन आपका है, प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं क्या सही ट्रैक पे जा रहे हैं उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको तो चाहिए कि डेली 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करिए, बट मैं एक आपको ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम लोग क्या है ना कि जो ज़्यादा कंटेंट के पीछे भागते हैं, तो मेरा सिर्फ एक यही उद्देश्य है कि प्लीज़ 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 आप लोग कंटेंट के पीछे मत भागिए। यदि आप देख रहे होगे ना कि एनसीईआरटी ही सही तरीके से पढ़ लिए आप, तो यहाँ पे आप लक्ष्मीकांत भी ना पढ़े फिर भी मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि यूपीएससी निकाल लेंगे। पीसीएस के फैक्ट के लिए आपको चाहे भले ही पढ़नी पड़े, लेकिन यूपीएससी के लिए आप बिना लक्ष्मीकांत पढ़े भी एनसीईआरटी के सहारे निकाल सकते हैं इसका प्री। और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसके भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे थे, तो इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन पूछे हैं वो सारी बातें हम लोग पढ़ चुके, एक भी ऐसी बात नहीं जो हमसे छूट के गई हो इस एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, बस थोड़ा सा उसे गहराई में पढ़ने की ज़रूरत है और बेहतर तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। सो आज का क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। इसमें है ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है 2020 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, मैं सन बता दे रही हूँ आपको, लेकिन आज टॉपिक नहीं बताऊंगी किस टॉपिक से था। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। दूसरा स्टेटमेंट आपका कहता है कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। और तीसरा स्टेटमेंट आपका कहता है कि इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। और आपको बताना क्या है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। पहले में है केवल 1, दूसरे में है केवल 2, तीसरे में है 1 और 3 और चौथे में है केवल 2 और 3। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए कि भारत के संविधान के भाग 4, क्वेश्चन को ना अलग अलग तोड़ के पढ़ा करिए, बहुत आसानी से आप आंसर कर पाएंगे एक ही बार में। कि आपने क्या पढ़ा, भारत के संविधान के भाग 4, भाग 4 का जिक्र आते ही आधा क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, कि भाग 4 में अब आपको देखना है कि फंडामेंटल राइट था, डीपीएसपी था या नागरिकता थी, क्या था भाग 4 में। ठीक है, उससे तो आपका आधा क्वेश्चन यहाँ से बंदा
उसके बाद क्या हुआ कि इसमें अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में जो नीचे कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला क्या कहता है कि वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। आपको यदि भाग 4 के बारे में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाग 4 में क्या है। देन अब आपको उसका पूरा पता होना चाहिए कि भाग जो हमारा ये है, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, चाहे आपका डीपीएसपी हो, चाहे नागरिकता हो, चाहे कोई भी अदर कानून आ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंतर्गत क्या है। तो इसमें क्या बताया गया कि वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, यानी कि न्यायालय द्वारा वो बाध्य योग्य हैं। दूसरा है कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, यहाँ पे किसी भी न्यायालय द्वारा वे प्रवर्तनीय नहीं होंगे। देन आपका थर्ड क्या कहता है कि इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो इसमें से आपको आंसर चुनना है। सो प्लीज बी केयरफुल और आंसर बहुत अच्छे तरीके से दीजिएगा, बहुत आसानी से दीजिएगा। और क्वेश्चन सिर्फ मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप आंसर दें, क्वेश्चन मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं और पूछा क्या जा रहा है आप उसे जज करिए प्लीज। जितने भी अभी मैंने क्वेश्चन उठाए हैं आपको दिए हैं, और आप खुद ही सारे प्रीवियस ईयर के बेहतर होगा कि हार्ड कॉपी आप खरीद के रख लें, उसके सॉल्व पेपर या क्वेश्चन बैंक ही रख लें। तो उससे क्या होगा कि आप देख पाएंगे कि रियल में क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, यूपीएससी हमसे क्या चाहती है, वो आप समझ पाएंगे। ठीक है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। सो जो लगातार देख रहे होंगे उनको वो सारी बातें क्लियर होगी। अब आते हैं अपने चैप्टर में, और इसका आंसर सब लोग देने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो अच्छा लगेगा मुझे भी कि आप लोग आंसर देते हैं। कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो वो बात अलग है कि नहीं दे पा रहे आप, लेकिन यदि देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आते हैं 9/11 की घटना की बात करते हैं। इसमें क्या हुआ था कि 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने क्या किया कि उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। यानी कि क्या बताया गया, 11, ये सन आप लिखिए, नोट करिए, ये 9/11 पूरा पहले एक आप डाल लीजिए, इसका थोड़ा सा आपका नोट्स में अपने लिख लेना है। ठीक है, बहुत पूरा नहीं, विस्तृत नोट्स बनानी है। 2-4 पॉइंट कुछ जो इसके की पॉइंट है वो आपको नोट करने हैं। एक तो 11 सितंबर 2021 के दिन क्या हुआ था कि अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद क्या किया, अमेरिकी विश्वव्यापी विमानों पर कब्जा कर लिया। अब क्या होता है कि जो अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की संधि मतलब सीध में उड़ाकर ले गए। ये जो विमान थे इन्होंने क्या किया कि अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए। कौन? अरब वाले। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। और क्या हुआ, जब वो टकराते हैं तो तीसरा विमान क्या हुआ था, वर्जीनिया के लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। यानी कि ये विमान कौन से अरबी, ठीक है, अरब वाले लेके जाते हैं उड़ा के, और यहाँ से वो क्या करते हैं कि अब वही हुआ, उंगली कर रहे थे वो जानबूझ के उधर से ले जा रहे थे। और इसमें उन्होंने क्या किया कि इनके जो तीनों जहाज़ थे अलग अलग जगह पे टकराते हैं। ठीक है, ये अमेरिका वाला पूरा पार्ट था। और उसके बाद क्या हुआ कि पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। पेंटागन में क्या था, जो अमेरिका का रक्षा विभाग था उसका मेन हेडक्वार्टर था। और चौथे विमान को क्या हुआ कि अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था। यानी कि ये टारगेट पे चले थे कि हमें यहाँ पे टकराना है इन विमानों को। ठीक है, तो ये 4 विमान थे, और यहाँ पे ये चौथा विमान कहाँ से टकराना था, अमेरिका मतलब अमेरिकी की कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था। ठीक है, लेकिन वह क्या हुआ कि पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया, और इस हमले को 9/11 कहा जाता है। इस हमले को क्या कहा जाता है, 9/11 हमला। ठीक है, इसे आप प्लीज़ नोट करिएगा। और उसके बाद क्या हुआ, पूरी कहानी आपको नहीं नोट करनी है। सबसे पहले 9/11 की जो आपको डेट थी वो याद कर लेनी है, 11 सितंबर 2001। ठीक है, सितंबर कौन सा महीना आपका आता है, शायद 9वां महीना ही है, और 11 तारीख को हुआ, तो इसलिए इसे 9/11 की घटना कहते हैं। ठीक है, ये 9वां महीना और आपकी तारीख उस दिन क्या थी, 11 थी, तो इसलिए इसे आप 9/11 की घटना कहेंगे।
या 9/11 की घटना कहेंगे। इसमें जो 4 अरब देशों के विमान थे वो अमेरिका की खास जगहों पर उनका मेन निशाना था कि यहाँ यहाँ हमें ऐसी घटना को अंजाम देना है, जैसे पुलवामा हमले में हुआ। तो उसका जो वो व्यक्ति मारा गया तो उसे अपने जान की परवाह नहीं थी, उसका मेन टारगेट था कि इतने लोग, इतने सीआरपीएफ के जवान इस रास्ते से जाएंगे और हमें इन्हें हिट करना है, ठीक है। और उसके लिए वो खुद की जान तो ऑब्वियस है कि जानी ही थी, लेकिन वो उसने क्या किया कि सबकी बिल्कुल चिथड़े चिथड़े उड़ा दिया। और इसी तरीके से यहाँ भी हुआ और ये काफ़ी भीषण घटना थी और इसे क्या कहते हैं, 9/11 कहा जाता है। और अमेरिका में महीने को तारीख से पहले लिखने का चलन है। और 9/11 क्यों कहा जाता है, क्योंकि तारीख से पहले महीना लिखा जाता है, ठीक है। अमेरिका में ऐसा होता है कि महीने को तारीख से पहले लिखने का चलन है और इसी का संक्षिप्त रूप 9/11 है, ना कि 11/9 है। यानी कि तारीख से पहले क्या लिखा जाता है, महीना लिखा जाता है। हम कहते हैं कि 11 सितंबर, हमारे यहाँ के राइटरों ने बुक को छापा तो उन्होंने कहा 11 सितंबर, लेकिन अमेरिका में कैसे बात करेंगे, सितंबर 11, ठीक है, या कि 2000 सितंबर 11। तो वहाँ पे पहले महीना होगा, बाद में आपको क्या होगा, इसमें आपकी डेट दी जाएगी। तो इसको भी आपको याद रखना, काफ़ी काम आ सकता है कहीं पे भी। आप किसी भी डिफेंस में जाके यदि जॉब करते हैं, वहाँ के कुछ कोड वगैरह होते हैं, समझने में काफ़ी आसानी होती है। और उसके बाद क्या हुआ कि इसी का संक्षिप्त रूप 9/11 है और ना कि 11/9 जैसा कि भारत में लिखा जाएगा। और उसके बाद अब क्या होता है यहाँ पे कि इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए। इस हमले में क्या हुआ, 3000 व्यक्ति मारे जाते हैं। अमेरिकियों के लिए यह दिल दहला देने वाला अनुभव था और उन्होंने इस घटना की तुलना 1814 और 1941 की घटनाओं से की, ठीक है। तो 1814 और 1941 में क्या हुआ था, आखिर यहाँ पे क्या हुआ था कि ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में क्या किया कि आगजनी की थी। और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। यानी कि 1814 में क्या हुआ था, ब्रिटेन ने क्या किया था, वाशिंगटन डीसी जो कि यूएसए की कैपिटल है, उसमें आगजनित हमला किया था। और दूसरा जो 1941 का था, तो जापानियों ने पर्ल हार्बर पर क्या किया था, हमला किया था, ठीक है। लेकिन ये बता रहे हैं कि उससे भी भीषण ये हमला था। और इसके बाद क्या हुआ, जहाँ तक जान माल की हानि का सवाल है, तो अमेरिकी ज़मीन पर यह अब तक का सबसे गंभीर हमला था। और अमेरिका 1776 में एक देश बना और तब से उसने इतना बड़ा हमला नहीं झेला था। सबसे पहले कौन देश मतलब राष्ट्र जो था आज़ाद हुआ था या बना था, तो अमेरिका ही अस्तित्व में आया था 1776 में, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ कि जब से उसका अपना निर्माण होता है, पूरा प्रॉपर तरीके से अपनी राजनीतिक प्रशासनिक सारी स्थितियां वो संभालता है, तब से बताया जा रहा है कि ऐसा हुआ, कई बार हुआ। ऑब्वियस है कि दुश्मन भी होते हैं हमारे, बट इतना भीषण नहीं हुआ, ठीक है। और ये किया किसने था, इसे आप याद रखिएगा, अरब देश वालों ने किया था, ठीक है। कोई पर्टिकुलर एक देश नहीं बताया गया, अरब कंट्रियां हैं। और अरब कंट्रियां आप जब पढ़ेंगे ज्योग्राफी तो आप समझेंगे कि अरब कंट्रियों में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं, तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, खाड़ी देश हो गया, अरब कंट्रियां हो गई, उसके बाद आपके जो मध्य एशिया के भाग हो गए, तो या उत्तरी अमेरिका के भाग हो गए, दक्षिणी अमेरिका के भाग हो गए, यूरोप के पार्ट हो गए, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप। तो ऐसे आपसे डायरेक्ट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जहाँ पे कई सारी कंट्रियाँ शामिल हो रही हैं एक ही कॉन्टिनेंट की, तो वहाँ पे आप कुछ उसका अलग नाम देंगे ना। हम लोग यदि मान लीजिए, यहाँ से मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसा सपोज डेट कि क्या होता है कि हम एक इंसान है, ठीक है। तो हम कुछ कर रहे हैं तो प्रॉपर हमारा नाम लिया जाएगा कि इन्होंने ऐसा किया। बट यदि हमारे साथ कई सारे लोग मिले हैं, हमारे साथ आप भी मिले हो और लोग मिले हैं, हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर हम लोग अपने अपने नाम से नहीं जाने जाएंगे, फिर हमारा एक वो समुदाय का नाम हो जाएगा कि हम कुछ भी रख ले, कि युवा संघ रख लेते हैं, या कि जो भी हमारा मर्जी की उस समुदाय का नाम रखेंगे, उस समुदाय के एक नाम से जाना जाएगा हमें, ना कि हमें ये जाना जाएगा कि ये ज्योति मैम है, या कि ये जाना जाएगा कि ये राधा जी हैं, ये श्यामा जी हैं, ये गोपाल जी हैं, या ये अरविंद जी हैं, या ये कौन है। ये अलग अलग नाम से नहीं जाना जाएगा हमें।
हमें एक समूह का जो नाम होगा उससे जाना जाएगा। और उसी तरीके से आपको अरब देश की बात की गई है, ना कि किसी एक कंट्री की बात की गई है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ उनके समुदाय बने रहे होंगे, कई समुदाय के लोग उसमें सम्मिलित रहे होंगे। मध्य एशिया की मैं बात करती हूँ। और यहाँ पे आपको आज का जो होमवर्क है, मध्य एशिया की जितनी भी कंट्रियाँ हैं, प्लीज़ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। थोड़ा सा अपने हाथों को तकलीफ दे दीजिएगा और उसमें कमेंट करके बताइएगा कि वो मध्य एशिया की कंट्रियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, कितनी है, कौन कौन सी हैं, उनके आपको पूरे के नाम लिखना, ज़्यादा नहीं है, कम है, और आप नाम लिख सकते हैं उनके। और अब क्या होता है, 9/11 में आते हैं। इसमें क्या हुआ था कि इसके जवाब में अमेरिका ने फौरी कदम उठाए, तुरंत ही, क्योंकि वो महाशक्ति थी, ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वो भी इतना बड़ा हमला। उसने क्या किया और भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन, उस टाइम पे कौन वहाँ के राष्ट्रपति थे, क्लिंटन थे। ठीक है, अमेरिका में राष्ट्रपति चलते हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति की सरकार होती है, प्रधानमंत्री आपको अमेरिका में नहीं मिलेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। तो उसमें हम लोग, यदि आपको याद हो तो ये संसदीय व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था वगैरह हम लोग पढ़ चुके, साम्यवादी व्यवस्था। ठीक है, हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था चलती है, बट अमेरिका में संसदीय व्यवस्था नहीं चलती है। हम ब्रिटेन के आधार पर संसदीय व्यवस्था को अपनाए थे कि जहां राष्ट्रपति नाम मात्र का होगा और जो प्रधानमंत्री होगा, वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के हाथ में होगी। लेकिन जो पूंजीवादी कंट्री वगैरह होती, वहां पे क्या होगा कि राष्ट्रपति हेड होंगे और इसमें प्रधानमंत्री जैसा कोई बात ही नहीं की गई। ठीक है, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल से एनसीईआरटी में समझाया गया है। बहुत अच्छी बुक होती है ये, आप लोगों को मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप इतना पढ़िए ज़रूर। ठीक है, और अब क्या होता है यहाँ पे कि इसने जब किया, और यहाँ उस टाइम पे कौन थे, क्लिंटन, ये लिख लीजिएगा, उस टाइम के राष्ट्रपति जो थे। क्लिंटन की जगह क्या था, रिपब्लिकन पार्टी के, सॉरी क्लिंटन नहीं थे, उनकी जगह पे कौन थे, रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू जो बुश थे, वो राष्ट्रपति थे। तो सॉरी, ये नहीं होंगे, ये थे। ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा। और क्या होता है कि ये पूर्ववर्ती राष्ट्रपति HW बुश के पुत्र हैं। और क्लिंटन के विपरीत बुश ने क्या किया था कि अमेरिकी हितों को लेकर कठोर, क्लिंटन के हमने थोड़ी शासन में के दौर में देखा था कि वो आंतरिक शक्तियों को ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सख्त रवैया अपनाया और इन हितों को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम उठाए। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ये ऑपरेशन आप लिख लीजिएगा, अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। किसके विरुद्ध, आतंकवाद के विरुद्ध। ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक है, ये मैं आपको क्यों लिखवा रही हूँ, जितना कह रही हूँ जहाँ जहाँ पे लिखना उतने न उतने पॉइंट लिखना आपको। ठीक है, ज़्यादा पूरी कहानी मत लिखिएगा। ये क्यों कह रही हूँ लिखने को, क्योंकि आप थोड़ा, कहीं आपको लिखने को नहीं आएगा, कहीं आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, बट आप इससे क्या रहेगा कि एक जानकारी के रूप में वो आपके पास रहेगा, तो बेटर होगा। तो इस ऑपरेशन का क्या नाम था, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया। और क्या हुआ कि यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था। और इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। ये क्या है, अफगानिस्तान के जो तालिबान है, अलकायदा है, ये एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, तो इसमें किसी एक के खिलाफ ये जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम है, वो किसी एक आतंकवादी गिरोह के खिलाफ नहीं चलाया गया। ये किनके खिलाफ चलाया गया, जिसमें शक था कि इसमें मतलब कौन कौन से यहाँ पे शामिल होंगे, जो भी चाहे वो अरब कंट्रियाँ हों, चाहे कोई भी कंट्री के इसमें 9/11 की घटना को वारदात देने के लिए शामिल थे, ऐसा शक रहा था, उन पर ये ऑपरेशन चला। और क्या हुआ, मेन रूप से जो था अलकायदा ही था और अफगानिस्तान के तालिबान। और तालिबान के शासन के पांव जल्दी ही उखड़ गए, लेकिन तालिबान और अलकायदा के अवशेष अब भी सक्रिय हैं। यानी कि तालिबान की बात जो की जा रही है कि उसके जो थोड़ा उसका अस्तित्व था, कमज़ोर हुआ, लेकिन अलकायदा के अवशेष अभी भी सक्रिय हैं। अफगानिस्तान में आज भी तालिबान का भी शासन चल रहा है। बहुत अफगानिस्तान में जब उस टाइम पे चुनाव था, तो आप देखेंगे कि काफ़ी ये तालिबान वगैरह के बीच में झंझट थी। ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट और इसके बीच में क्या कैसे है, बीच में अमेरिका भी आया था। तो आप लोग इसीलिए थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह यदि पढ़ते होंगे तो शायद आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज भी हो इन सब के बारे में, और नहीं पढ़ते हैं तो सच में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
प्लीज़ पढ़ा करिए। और इसमें के बाद क्या हुआ कि अलकायदा आप अभी भी हमारे सामने सुनने को आ जाता है, कभी भी आतंकवादी हमले हुए तो इसने किया उसने किया, वो कुछ इनके नाम होते हैं जो कि बताए जाते हैं, ठीक है। उन पे डाउट होता है किसने किया और जिम्मेदारी भी लेते हैं। अब क्या होता है कि 9/11 की घटना के बाद से अब तक इनकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगहों पर हमले हुए हैं और इससे इनकी सक्रियता की बात स्पष्ट हो जाती है। मतलब किन्होंने हमला किया? अलकायदा समूह वालों ने। ये एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि अभी तक पश्चिमी देशों में कई बार अब ऐसे हमला करते रहे हैं और इसलिए माना जाता है कि अभी इनका जो गिरोह है वो चल रहा है। और अमेरिकी सेना ने क्या किया कि पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई। यानी कि अमेरिकी सेना ने क्या किया, पूरे विश्व के, एक के नहीं पूरे विश्व में जो भी गिरफ्तार मतलब जो भी उसमें सम्मिलित थे उनको गिरफ्तार किया। वहाँ की सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। और क्या हुआ कि गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेलखानों में बंदी बनाकर रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना ग्वांतानामो में है और कुछ बंदियों को क्या किया गया, वहां रखा गया। और इस जगह रखे गए बंदियों को ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त है और ना ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें पकड़ा गया उस ऑपरेशन के तहत उन्हें किसी को भी अनुमति नहीं दी गई कि आप मिलेंगे। अब क्या होता है, इराक आक्रमण। थोड़ा अब इराक आक्रमण के बारे में भी समझते हैं। यहाँ पे भी अमेरिका ने जब अमेरिका के साथ ऐसी घटना हुई 9/11 की, तो अब 9/11 का आप याद रखिएगा कि सितंबर 11 था, ठीक है, 11 सितंबर को। तो अभी हम सितंबर 11 कर रहे हैं तो आपको सुनने में भी काफ़ी अजीब लग रहा है, इनफैक्ट मुझे कहने में भी बहुत अजीब सा लग रहा है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में ऐसे ही बोला जाता है तो इसलिए आपको याद रखना है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि इराक पर आक्रमण होता है। इराक पर आक्रमण की देख लेते हैं कि जो ज़्यादा उछलते हैं उन्हें कैसे दबाता है अमेरिका। इसमें क्या होता है, 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूटनीतिक से इराक पर सैन्य हमला किया। अब यहाँ पे अमेरिका खुद आगे से कूद पड़ा और इसने क्या किया कि ये ऑपरेशन चलाया था, एक क्या नाम था इसका, इराकी फ्रीडम। इसमें क्या किया गया कि कूट नाम से इराक के पर सैन्य हमला करता है और अमेरिकी अगुवाई वाले कालिशन ऑफ बिलिंग्स आकांक्षियों के महाजोट में क्या हुआ कि 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए और संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया कि इराक पर हमले की अनुमति नहीं दी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कहता था कि आप इराक पे हमला नहीं करेंगे और दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संहार के हथियार वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया है। अब वहाँ पे यूएन ने भी मना कर दिया कि आप ऐसे कदम नहीं उठाएंगे अमेरिका को, लेकिन उसने बहाना कर दिया कि क्या था यहाँ पे कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस था यहाँ पे, ठीक है, यानी कि सामूहिक संहार के हथियार यहाँ पे बनाने से रोकने के लिए उन्होंने क्या कहा कि हम इन पर हमला कर रहे हैं इराक पर, ठीक है। और इराक में क्या हुआ कि सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के मकसद कुछ और ही थे, जैसे इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम करना। यानी कि जो अमेरिका ने दलील दी कि हम कैसे मतलब क्यों हमला किए थे, तो वो बिल्कुल भी क्या थी, सही नहीं थी यहाँ पे कि वो लोग सामूहिक संहार के लिए हथियार बना रहे हैं, हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसा कुछ मिला नहीं। वहाँ के तेल मतलब भंडार थे उनको अपनाना था और उसके बाद वो क्या चाह रहे थे कि हमारे पसंद की यहाँ पे गवर्नमेंट बने। जब उनके पसंद की उनकी गवर्नमेंट बनेगी, हम लोग लोकतंत्र में बहुत अच्छे से इन तरीक़ों को समझा कि अमेरिका कहाँ पे किस तरीके से गवर्नमेंट स्थापित करवाता, कैसे अपने में शामिल करता है, वो लोग हम सब लोग देख चुके हैं क्या कैसे था। तो इसमें क्या हुआ, जब उनके यहाँ मतलब उनकी पसंद की गवर्नमेंट बनेगी तो क्या होगा, उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे आप देखेंगे WHO के बारे में काफ़ी आपको आलोचनाएँ सुनने को मिली है। क्यों?
क्योंकि अभी जो कोविड आया, कोविड में जो WHO के आपके वहाँ के हेड हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि चाइना ने उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश की थी। अब जब चाइना ने सिफारिश की थी तो WHO के जो हेड हैं वो क्या कर सकते हैं कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो चाइना के खिलाफ कर नहीं सकते हैं, और नहीं भी किया उन्होंने। पहले ही उन्हें पता चल चुका था कि कोविड ये फैल चुका है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली बीमारी है, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया ताकि इसमें क्या हो जा सके कि बचा जा सके, ठीक है। और हमेशा चाइना के बचाव में ही बात करते रहे। कोविड-19 इसका नाम देते हैं कि ये अचानक से फैला है, इसे किसी को पता नहीं है। और 1 साल बाद, अभी कुछ ही महीने पहले मैंने आपको बताया भी था कि WHO वहाँ गई थी चेक करने के लिए, अपनी खुफिया एजेंसी भेजी थी। अब बताइए, चाइना इतना स्मार्ट देश है, इसमें क्या होगा कि आप 15 दिन के बाद भेजो तो वहाँ पे सबूत नहीं मिलने वाले हैं, और आप भेज रहे हो 1.5 साल बाद। 2019 का कोरोना आया हुआ, आप भेज रहे हो 2021 में, ठीक है। और 2021 में वो इतना बेवकूफ़ है कि आपके लिए सबूत बचा के रखेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं आप तुरंत भी भेज सकते थे ना, तुरंत, मतलब कई सारी कार्रवाइयाँ की जा सकती थी। लेकिन क्या था कि चाइना के द्वारा इनको क्या किया गया था, थोड़ा सा इन पे सपोर्ट किया गया था कि यही बने। तो इनका मेजर रोल था चाइना वालों का इनके हेड को बनाने के लिए। प्लीज़ आप बताइएगा कि WHO के जो हेड हैं अभी वर्तमान समय में वो कौन है, ठीक है। तो उनको बनाने के लिए, थोड़ा मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उनको बनाने के लिए चाइना ने सपोर्ट किया। इसी तरीके से क्या हुआ कि चाइना को तो फ़ायदा हुआ ना, यहाँ पे चाइना को बहुत अच्छा खासा फ़ायदा। अमेरिका चिल्ला चिल्ला के कह रहा कि कोरोना फैलाया चाइना ने, कोरोना फैलाया चाइना ने, लेकिन किसी ने नहीं मानी। आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम में WHO को फंड देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप सीधे मना कर दिए थे कि हम फंड नहीं देंगे WHO को, क्योंकि WHO जो है सीधे सीधे क्या कर रहा है यहाँ पे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो संगठन बनाया गया कि वो सबके हित की काम करे, लेकिन वो चाइना को सीधे रूप से बचा रहा। ऐसा वो चिल्ला के कह रहे थे, कौन, डोनाल्ड ट्रंप सीधे कह रहे थे कि चाइना जो जन्मदाता है कोरोना का वो चाइना है। लेकिन WHO ये ना तो कहने को तैयार था, मानने को तैयार नहीं था। और इसकी वजह मेन क्या थी, क्योंकि वो जो हेड वहाँ पे बैठे हुए थे चाइना के सपोर्ट से बैठे हुए थे, इस वजह से वो ऐसा अपना मुंह नहीं खोल पा रहे थे। और आज भी काफ़ी सारी आपको जो WHO के बारे में है, उस टाइम भी हम लोग बात किए थे, और अभी भी आप पढ़ेंगे थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। और इसलिए अब यहाँ से आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अमेरिका क्यों अपने मनपसंद की सरकार बनाना चाहता था, क्योंकि यदि उसने अपने मनपसंद की सरकार बना दी तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पे कुछ बोल दे, ठीक है। ऐसा एक बार हमें देखने को मिलता अपने सब यहाँ पे भी। इंदिरा जी की गवर्नमेंट जब आती है, वहाँ पे राष्ट्रपति महोदय जो बनते हैं इंदिरा जी की पसंद से बनते हैं। उनकी मजाल नहीं थी, इंदिरा जी ने कह दिया भाई आज रात को आपातकाल लागू करना है, हम सदन वदन कुछ नहीं बुलाएंगे, कुछ बैठक वैठक नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, आपातकाल लागू करना तो लागू करना। उन्होंने सिग्नेचर कर दिया राष्ट्रपति महोदय ने। होता है ना कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते, लेकिन राष्ट्रपति ने ना कुछ जाना ना समझा, उन्होंने सिग्नेचर कर दिया कि चलो ठीक है, आप कह रहे हो हम कर देते हैं। तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं कभी कभी। आप जब पढ़ेंगे तो इसीलिए पढ़ रहे हैं कि सारी चीज़ें आप जान पाए। अब क्या हुआ कि सद्दाम हुसैन जो यहाँ पे इराक की अभी हम बात कर रहे हैं, देखिए ईरान और इराक एक ही पास की कंट्रियाँ, ये खाड़ी देश हैं। और इस पे आप देखेंगे, कंफ्यूज मत होना, आपको ईरान में और इराक में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। आपका जो ईरान है वो कैस्पियन सागर से लगा हुआ है, बट जो आपका इराक है, ठीक है, आप एटलस खोलिए अभी। इराक की बात करेंगे तो इराक आपका ईरान से सटा हुआ है, इधर तुर्की से सटा हुआ है, लेकिन इसमें मतलब कैस्पियन सागर वगैरह से इसकी कोई सीमा नहीं लगती है, ठीक है। तो इसे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और उसके बाद हम देखेंगे सऊदी अरब इराक के बगल से है, ना कि ईरान के बगल से है, तो थोड़ा आपको इस पे नज़र रखनी है क्या कैसे है। तो इसमें क्या हुआ कि इराक ने क्या किया, लेकिन इराक को शांत कर पाने में अमेरिका सफल नहीं हो सका।
क्योंकि वहाँ पे क्या था, सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद रोज में चंद रोज में ही जाती रही। और लेकिन इराक की जो मतलब इराक में शांति लाना थोड़ा कि उसे हम अपने कंट्रोल में कर लेंगे, ठीक है। यदि सीधे शब्दों में कहें तो इसे हम अपने हाथ में हथिया लेंगे या कंट्रोल कर लेंगे यहाँ के पावर को, ऐसा थोड़ा मुश्किल रहा अमेरिका के लिए। और इस इराक में क्या हुआ कि अमेरिका के खिलाफ एक पूर्ण व्यापी विद्रोह भड़क उठा। और क्या हुआ कि अमेरिका के जो 3,000 सैनिक इस युद्ध में खेत रहे, जबकि इराक के सैनिक कहीं ज़्यादा बड़ी संख्या में मारे गए। और एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद से लगभग 50,000 नागरिक मारे गए। और अब यह बात बड़े व्यापक रूप में मानी जा रही है कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ, ठीक है। उन्होंने भी, यानी कि कह सकते हो आप कि इराक ने भी सीधे मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की, ठीक है। अब क्या होता है वर्चस्व का अर्थ, और अमेरिका का क्या टारगेट था इराक पे। वो किस बात से हमला किया था कि हम वहाँ पे थोड़ा अपना आर्थिक लेवल भी मजबूत करेंगे, राजनीतिक लेवल भी मजबूत करेंगे, तो हमारा जो वर्चस्व और बढ़ेगा, ठीक है। तो ये वर्चस्व बढ़ाने के लिए ये सारे काम कर रहा था। तो ये वर्चस्व आखिर क्या होता है, थोड़ा इसे जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि राजनीति एक ऐसी कहानी है जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। राजनीति, ठीक है, राजनीति हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सिर्फ वोट लड़ना ही राजनीति नहीं कहलाता है। इसमें क्या बताया गया है कि राजनीति एक ऐसी कहानी है जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। ज़्यादा कोई बोले उसे कहा जाता है भाई राजनीति ज़्यादा मत कर तू, आप ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि वो अपनी थोड़ा पावर दिखा रहा, हमें बता रहा, जो नहीं भी सुना जा रहा उसे भी सुना रहा, ऐसा वैसा ये वो दुनियादारी। तो हम कहेंगे भाई यार राजनीति कम कर। तो इससे आपको देख सकते हैं कि मतलब शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। और किसी भी आम आदमी की तरह हर समूह भी ताकत पाना चाहता है, और यानी कि पाना और कायम रखना चाहता है। हम रोजाना बात करते हैं कि फला आदमी ताकतवर होता जा रहा है या ताकतवर बनने पर तुला हुआ है, ठीक है। यानी कि हम लोग ये देखते रहते हैं, हमारी भी दुश्मनी भाई चलती रहती है। देखिए देश से दुश्मनी चलती है, हमारी आपसे दुश्मनी चलती है, और इसमें से देखिए पड़ोसी की पड़ोसी से दुश्मनी चलती है, एक गांव की दूसरे गांव से दुश्मनी चलती है, एक संभाग की दूसरे संभाग से दुश्मनी चलती है, एक राज्य की दूसरे राज्य से कट्टर विरोधी बन जाते हैं, एक देश दूसरे देश से विरोधी बन जाता है, एक विश्व दूसरे विश्व से विरोधी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दुश्मनी जिस जिस लेवल की होती है वो अपनी बनती रहती है। हम कहते हैं भाई, जैसे अभी हम कह रहे हैं अमेरिका बहुत पावरफुल बनने की कोशिश कर रहा है, वहीं पे हम कह सकते हैं कि यदि आप कुछ ज़्यादा ही हमारे सामने उछल रहे हैं तो हमारा कोई दूसरा तीसरा मिला आके, हम कहेंगे यार इस टाइम पे ना उसके थोड़े ज़्यादा ही नखरे चढ़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा राजनीति बता रहा, हमें बहुत ही ज़्यादा अपने आप को पावरफुल समझने लगा। बिल्कुल आप लोग अपनी रियल लाइफ में जाइए, हम लोग ऐसा बहुत बार बोले होंगे और बोलते भी हैं आज भी कि ये तो कुछ ज़्यादा ही इस टाइम पे इसके भाव बढ़ रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही अपने आप को पावरफुल समझने लगा, आप ऐसा बोलते होंगे, ठीक है। तो ये क्या बताया गया है कि यहाँ पे मतलब ये बात चलती रहती है कि ये ताकतवर हुआ या ये बनना चाहता है। और विश्व राजनीति में भी क्या होता है कि विभिन्न देश या देशों के समूह ताकत पाने और कायम रखने की लगातार कोशिश करते हैं, और यह ताकत सैन्य, प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में होती है। देखिए अब यहाँ पे यदि एक इंसान की दूसरे इंसान से झगड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, हम अपनी सैन्य टुकड़ी नहीं मजबूत करेंगे, हम अपने डोले सोले नहीं बनाने चले जाएंगे। हमारा क्या है कि भैया थोड़ा सा मतलब हम आपको दबा के रखने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरीके से हो सकता है, तो हमारी दुश्मनी अलग तरीके से हो गई, हम आपसे अलग तरीके से ताकतवर बनना चाह रहे हैं, ठीक है। और लेकिन यदि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध यदि ऐसा कर रहा है, वर्चस्व की बात आ रही है, वो अपने क्या करेगा, सैन्य टुकड़ियों को भी मजबूत करेगा, यहाँ पे अपना जो आर्थिक शक्ति को भी बढ़ाने की कोशिश करेगा, अपना जो राजनीतिक रुतबा है, जैसे अभी इराक का एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि राजनीतिक रुतबा बढ़ाने के लिए तो उसने वहाँ पे हमला किया, राजनीतिक रुतबा बढ़ाने की वो कोशिश करेगा, और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में भी वो काम करेगा। क्यों? जैसे कि मान लीजिए कि अमेरिका के लोग यदि हमारे इंडिया में आके रह गए तो क्या होगा, यहाँ पे वहाँ का कल्चर यहाँ का कल्चर जो होगा मिक्स होगा, और मिक्स होने के बाद फिर क्या होगा कि वहाँ से जो भी उससे मिश्रण बनेगा, मतलब जो भी बच्चे पैदा होंगे उससे क्या होगा इसमें कि दोनों का थोड़ा कहीं ना कहीं जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता, वो थोड़ा सा मिक्सचर वाली होगी, ठीक है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वर्चस्व कैसे बनते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब भी बात करें कोई राजनीति तो आप राजनीति का मतलब चुनाव से ही लेके रख लें, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं एंड आई होप कि आप लोग समझ भी चुके हो। और यहाँ पे जो न्यू स्टूडेंट हो गए उन्हें ऐसा लगता होगा कि जब सब कुछ पढ़ चुके तो यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो इसमें कुछ पॉइंट आ रहे हैं वो पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें तो अभी पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इसी कारण अगर हम विश्व राजनीति को समझना चाहें तो हमें विश्व में विभिन्न देशों के बीच शक्ति के बंटवारे को समझना पड़ेगा। यदि हमें विश्व की राजनीति समझनी है तो हमें जो जो वहाँ पे शक्तियों के लिए बंटवारे हुए हैं उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। हमें वर्तमान समझना है तो इतिहास समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यदि हमें अपने देश की या विश्व की राजनीति को समझना है तो जो घटना हुई उन्हें समझना ज़रूरी है। और क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया गया कि शीत युद्ध के समय 1945 से 91 दो अलग अलग गुटों में शामिल देशों के बीच ताकत का बंटवारा था। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ इन दो अलग अलग शक्ति केंद्रों के अगुआ थे। और उसके बाद क्या हुआ था कि सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या कहें कि उद्धत महाशक्ति के दबदबे में हो तो बहुधा इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कहा जाता है। और भौतिकी के शब्द यानी कि ध्रुव का यह एक तरह से भ्रामक प्रयोग है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो इसे वर्चस्व कि शब्द के इस्तेमाल से वर्णित करना ज़्यादा उचित होगा। यानी कि जब दो केंद्र थे तब कुछ और था, ठीक है। और अब जब एक ही केंद्र बच गया, यानी कि हमारे और आपके बीच में टक्कर चल रही थी तो आपने हमें पछाड़ दिया, अब सिर्फ आप हो, ठीक है। हर जगह पे आपका दबदबा, तो क्या होगा, आपका वर्चस्व हो रहा है। वर्डों का भी मतलब होता है, मैंने बहस और चर्चा में आपको एक बार अंतर बताया था कि बहस और चर्चा का मतलब क्या होता है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे हम वर्चस्व की बात करते हैं या अपनी शक्ति जमाना या दो ध्रुवी या दो महाशक्तियों का उदय, तो वो सब अलग अलग है कि महाशक्ति अलग है, वर्चस्व अलग है। यहाँ पे कि वर्चस्व का मतलब अब सिर्फ एक की ही मोनोपोली आ चुकी है। यहाँ पे किसी और का यहाँ पे कोई भी अब मतलब नहीं रहा है। तो इसमें यही बताया गया कि ये वर्ड का इस्तेमाल करना बहुत उचित होगा। और इसके बाद अब देखते हैं कि वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ में किस तरीके से था। तो हेगेमनी शब्द जो है इसे वर्चस्व कहते हैं, ये आपका यहाँ पे लिखा भी गया है हेगेमनी। तो इसमें क्या हुआ कि शब्द की जड़ें प्राचीन यूनान में है। और इस शब्द से क्या हुआ कि किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है। किसका बोध होता है, ये तो सबसे पहले प्राचीन यूनान में है। और इस शब्द का जो हमें बोध होता है, क्या होता है, किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है। और मूलतः इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान में अन्य नगर मतलब राज्यों की तुलना में एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया जाता था। किसे, अन्य नगर या राज्यों की तुलना में जो एथेंस था उससे थोड़ा यूनान का एक राज्य था, उससे एथेंस नाम का, उससे क्या किया जाता था, थोड़ा प्रबल माना जाता था। और इस प्रकार हेगेमनी या वर्चस्व के पहले अर्थ का संबंध राज्यों के बीच सैन्य क्षमता की बुनावट और तौल के मतलब तौल से है। हेगेमनी या वर्चस्व में क्या हुआ था, वर्चस्व से ध्वनित सैन्य प्राबल्य का यही अर्थ आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने में इस्तेमाल होता है। क्या आपको यहाँ पे ऐसा कि जो याद है जिसकी मतलब ऐसा जो हमने पढ़ा था ना, फिर बात भी की गई थी कि इसका जिक्र भी लास्ट में आएगा। तो जो आयशा थी जो डॉक्टर बनना चाह रही थी, ठीक है, तो जिसकी एक टांग अमेरिकी हमले में जाती रही। और यही है वह सैन्य वर्चस्व जिसने उसकी आत्मा को तो नहीं लेकिन उसके शरीर को जरूर पंगु बना दिया। ये सैन्य वर्चस्व के चलते ही हमला हुआ और उसकी वजह से उसकी आत्मा को तो नहीं, क्योंकि उसे डॉक्टर बनना था तो बनना था, हमारे हाथ पैर से कोई मतलब नहीं, चाहे पूरी बॉडी कट जाए हमारी, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ, बस तन में प्राण रहे उतना उसके लिए काफ़ी था। इतनी दृढ़ संकल्पित वो लड़की थी कि हमें डॉक्टर बनना है, मिस डॉक्टर बनना, हमें यूपीएससी करना तो यूपीएससी करना, फिर आंधी तूफान झगड़े झांसी घर का कुछ भी मैटर आ रहा, हमें उससे घबराना नहीं है।
देखिए क्या होता है, थोड़ा-सा मैं ये आयशा की कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये जो समझाना चाह रहा वो तो समझाना चाह रहा, बट मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ आप उसे समझिएगा, थोड़ा-सा आपसे रिलेटेड है ये। कि मान लीजिए हमारे घर में क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत ज़्यादा, कभी हमारे पेरेंट्स बीमार हो गए, खुदा ना खास्ता कभी-कभी हमारे एक बहुत ही नियरेस्ट की डेथ हो गई, ठीक है? कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम चारों तरफ से दुखों से घिरे हुए, चारों तरफ से हमारे पास समस्या है, लेकिन उसमें भी यदि आप नहीं टूटे तो यकीन मानिए कि आप बहुत बड़े जीनियस हो, बहुत बड़े वाले, ठीक है? कि उन सभी समस्याओं को झेलते हुए भी आपने हिम्मत नहीं हारी और आपने क्या किया कि जो आपको करना था, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी तो चाह रहे थे कि आप आगे बढ़ें, आप ये सब कुछ करें, और उनके ना रहने के बाद यदि हम लोग क्या करते हैं, हार जाते हैं, हारी मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता अब। तो देखिए ये दुनिया की सच्चाई है कि हम अपने प्राण तो त्याग नहीं सकते। हमारे बहुत, मतलब हम जिसे जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जब वो भी हमसे दूर जाता है तो उसके लिए भी हम अपनी जान नहीं दे पाते हैं। तो ये आप बात समझ लीजिए कि हमें फिर यहाँ रह के यदि उनके लिए हम कुछ करना ही चाहते हैं तो होता है दुःख, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उससे हमें उभरने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है? जितना जल्दी हम उससे निकल पाएँगे, हमारे लिए उतना ही बेटर होगा। मैं एक घटना बताऊँ आपको कि अभी कोविड के सिचुएशन में हमारे ही परिवार में मतलब कि घर से यहाँ से भोपाल में रह रहे थे, उसके पापा और वो लड़की रह रही थी, ठीक है? इसमें क्या था कि उस लड़की की शादी भी होने वाली थी, अभी इसी मंथ में थी, लेकिन उसके पापा की डेथ हो जाती है, ठीक है? कोविड हुआ था और कोविड की वजह से डेथ हो जाती है। सिर्फ़ वो लड़की थी उस घर में पापा के साथ। तो वो क्या करती है, अब डेथ, पूरा जो परिवार है वो तो यहाँ पे है। उसने क्या किया कि सब कुछ बताया, और यहाँ से मतलब सब लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था। उसने कहा कि भई आप लोग मत परेशान हो जाइए। यदि उस जगह पे आप सोचिए कि हिम्मत हार जाती वो लड़की तो क्या होता? डेड बॉडी वहीं धरे-धरे वो सारी रखे-रखे सड़ जाती। या तो हम बात करें कि वहीं पे कहीं पे ले जाके कुछ भी करके जला देते, घरवाले देखने को भी नहीं पाते। बट उस लड़की ने क्या किया, हिम्मत दिखाई। पापा थे, ठीक है? कोई वो छोटी बात नहीं थी, पापा की डेथ हुई थी, लेकिन वो लड़की खुद से अपना गाड़ी वगैरह पूरे अरेंजमेंट करती है, सारी व्यवस्था करती है और वो घर तक लेके आती है। पूरे उससे होशो हवास के साथ, पूरे हिम्मत से वो उन्हें घर तक लेके आती है। एक दिन एक रात का टाइम लगता है, फिर भी वो उन्हें लेके आती है। पूरे यहाँ पे विधि विधान से सब कुछ उनका होता है। तो इसमें से आप ये कहें कि या तो वो लड़की कायर थी या उसने ऐसा किया, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं न कहीं वो माता-पिता के संस्कार ही थे, वो माता-पिता के द्वारा दी गई शिक्षाएँ ही थी, जो कि उन्हें इतना मजबूत बना दी, ठीक है? इसलिए हमें भी कभी भी सिचुएशन बुरी आएँगी, आपके तैयारी के दौरान बहुत गंदे-गंदे दिन देखने को मिलेंगे, कभी सामाजिक रूप से, कभी आर्थिक रूप से, कभी आपके घरेलू समस्याएँ आएँगी, उनसे हमें हारना नहीं है, ठीक है? तो ख़ैर थोड़ा मेरा प्रवचन ज़्यादा हो गया, बट आप लोगों के लिए थोड़ा ये ज़रूरी भी है कि कई सारे लोगों के पास बहाने होते हैं बहुत ज़्यादा। कई सारे लोगों के पास ये होता है कि भई आज हमारे घर में ऐसा हो गया, हम नहीं पढ़ेंगे। तो यकीन मानिए ये सब आप अपने खुद के साथ ऐसा सब कुछ करेंगे तो ना करें तो बेटर होगा, ठीक है? हिम्मत रखना चाहिए हम सबको। अब इसके बाद यहाँ पे आता है, और ये जो मैं बता रही हूँ अभी, शायद इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई थी, जिनके घर में कुछ ऐसी समस्याएँ हैं, और वो जो सुन रहे होंगे उन्हें पता है मैं किसके लिए बता रही हूँ, ठीक है? सो प्लीज़ ध्यान रखिए, सबका अच्छा होगा जो भी है, तो इसलिए घबराना नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे कि उन्होंने पंगु तो हो गई थी। इसमें जो आयशा की कहानी आई थी सिर्फ़ इतना था कि अमेरिकी वर्चस्व के कारण उसकी जो शारीरिक स्थिति थी वो इस तरीके से ख़राब होती है। लेकिन मैंने जो आपको कहानी बताई कि उसकी जो दृढ़ शक्ति थी वो कमज़ोर नहीं हुई कि मैं डॉक्टर, तो डॉक्टर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? अब क्या होता है कि अमेरिका की
मौजूदा ताकत की रीढ़ उसी बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। और आज अमेरिका की सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी है और बाकी देशों की तुलना में बेजोड़ है। अनूठी इस अर्थ में कि आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बूते पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। एकदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की क्षमता है उसके पास, और अपनी सेना को युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखकर वह अपने दुश्मन को उसके घर में ही पंगु बना सकता है। यानी कि इतनी उसके पास पावर आ चुकी थी। और सैन्य यानी कि अमेरिकी सैन्य शक्ति का यह अनूठापन अपनी जगह है, लेकिन कि ये जो उनका ये था कि आप घर पे भी रह के उन्हें दुश्मन को पंगु बना सकते हो, उनके घर पे जाके भी बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो अमेरिकी सैन्य शक्ति का ये जो अनूठापन अपनी जगह, लेकिन इससे भी ज़्यादा विस्मयकारी तथ्य यह है कि आज कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना में उसके पासांग के बराबर भी नहीं। आज कोई भी कंट्री, ठीक है, अमेरिका इतना पावरफुल हो चुका है कि आज भी कंट्रियां उसके कहीं के भी बराबर नहीं रह गई हैं। और अमेरिका के नीचे के कुल 12 ताकतवर देश एक साथ, यानी कि 12 ताकतवर देश यदि एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अपनी सैन्य क्षमता के लिए अकेले अमेरिका करता है। आप अपने बजट में देखेंगे हमारे यहाँ सैन्य शक्तियों के लिए कितना होता है, अभी बढ़ाया गया शायद 4% किया गया कुछ ऐसे। तो यहाँ पे 2%, 3%, 1%, 1.5% क्या किया जाता है, पूरी इकोनॉमी का सेनाओं पर खर्च किया जाता है। लेकिन अमेरिका जो है वहाँ पे आप देखेंगे कि 18% खर्च करता है, 20% खर्च करता है, 30% खर्च करता है, शायद अभी तक जो है 18% खर्च करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति के लिए अपनी इकोनॉमी का कितने % खर्च करता है, यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वो सैन्य शक्ति को मजबूत करता है। मतलब कि अपनी जो इसमें देखें कि पूरे इकोनॉमी का वो 18% अपनी सेना पे खर्च करता है, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा आप प्लीज चेक कर लीजिएगा यही है कि नहीं, क्योंकि गलत उसमें नहीं रहना चाहिए भ्रम में। तो आप देखेंगे तो पूरा आपको उसका सीक्वेंस ही मिल जाएगा कि अमेरिका के बाद कौन कौन सी कंट्रियां हैं। तो इसमें से ये पूरी बातें, यानी कि आप समझ रहे हैं कि अमेरिका क्या करता है अपनी सैन्य शक्ति के लिए, अपने पूरे अर्थव्यवस्था का 18% खर्च कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप बात करें कि इसके अतिरिक्त पेंटागन अपनी बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में अर्थात प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है। और इस प्रकार अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व का आधार सिर्फ उच्च न्याय व्यय नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता बढ़त भी है। और इससे क्या होगा कि अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे है कि किसी और देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना संभव ही नहीं है, ठीक है। सब छुटकू से लगते हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि इसमें कोई शक नहीं कि इराक पर अमेरिकी हमले से अमेरिका की कुछ कमजोरियां उजागर हुई हैं। और अमेरिका इराक की जनता को अपने नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के आगे झुका पाने में गलत या सफल नहीं हुआ है। और बहरहाल क्या हुआ कि अमेरिका की जो कमजोरी, अमेरिका के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कमजोरी को इसमें यदि देखा जाए कि पूरी तरह से समझने के लिए हमें इससे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। और इतिहास इस बात का गवाह है कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल का प्रयोग महज 4 लक्ष्यों, वो कौन कौन से थे, जीतने, अपराधों को यहाँ पे अपराध करने, दंड देने और कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए किया गया है। और इराक के उदाहरण से प्रकट है कि अमेरिका की विजय क्षमता विकट है। और इसी तरह अवरुद्ध करने और दंड देने की भी उसकी क्षमता स्वतः सिद्ध है। अमेरिकी सैन्य क्षमता की कमजोरी सिर्फ एक बात में जाहिर हुई है, वह क्या है कि अपने अधिकृत भूभाग में कानून व्यवस्था नहीं बहाल कर पाया है, ठीक है। तो अपने भूभाग में एक आप कमजोरी कह सकते हैं कि जो दिखी है कि अपने भूभाग में कहीं ना कहीं वो कानूनी व्यवस्था जाहिर नहीं कर पाया है। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका दिया गया है, तो प्लीज़ आप लोग इसे चेक करिएगा
ये कह दिया गया कि अमेरिका से नीचे 12 देशों का सैन्य व्यय और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सैन्य व्यय है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये 455.9 अरब डॉलर, ये पुराना डेटा है। तो प्लीज़ आप लोग नया डेटा चेक करिएगा एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है तो गलत बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। शायद 18 17 कुछ है, आप देखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रियां हैं जो कि अपनी सैन्य व्यवस्था पर यहाँ पे हो सकता है कि ये कुछ कंट्रियाँ ऊपर भी आ गई हों, तो उन्हें आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है। तो आज आप इसे चेक भी कर लीजिएगा तो बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि जो काम आज हो जाए वो आज हो जाए, छोड़ना बहुत मतलब नहीं छोड़ना चाहिए हमें। तो आप लोग चेक करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि इसमें जो वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में क्या है, तो इसको समझेंगे। एंड आई होप कि आपको जो 9/11 की घटना वो तो समझ में आ ही गई होगी, अमेरिका वर्चस्व कैसे अपना बनाता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब वो बात करते हैं, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे उनका आंसर आप ज़रूर देने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, एक बात और है, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ऐसा मैं कभी बोलती नहीं हूँ, बट थोड़ा ऊपर से प्रेशर है, इसलिए जो भी हमारी टीम है कि यहाँ पे बच्चों का फीडबैक नहीं आता है, ठीक है। तो आपको क्लास समझ में आई नहीं आई, कैसा मतलब टीचिंग स्टाइल है, तो आप इसके लिए अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 2 मिनट का थोड़ा टाइम देके ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। कि मतलब सही पढ़ा रहे हो या मतलब समझ में नहीं आ रहा या कुछ और सुधार करें, जो भी आपको समझ में आए, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप तारीफ़ करो या बुराई करो, जो भी आपको समझ में आए बस अपना एक फीडबैक आपको देना है कि क्या कैसे है, ताकि मतलब ऐसा है टीम वालों को भी लगे कि कुछ हमारे पढ़ाने का कोई आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है या समझ में आ रहा है, इसलिए, ठीक है। तो हो सके तो आप लोग भी अपना अपना फीडबैक दीजिएगा कि क्या कैसे है, क्लासेस कैसे चल रही हैं, सब कुछ क्या है वो थोड़ा आप देखिएगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।